हाँ, पहली बार मतलब मेरी रैंक 600 कुछ थी, तो मेरा एडमिशन नहीं हुआ उस टाइम पे। 600 कुछ रैंक थी मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया, उसमें मेरी 200 रैंक आई और मेरा आईआईटी दिल्ली में एडमिशन हो गया। जैसे-जैसे तैयारी कर रहा था, तो थोड़ा ऐसे नेगेटिव थॉट्स भी आते थे बीच-बीच में कि 53 ही पोस्ट है, क्या पता होए ना होए, बहुत कॉम्पिटिशन है। सब्जेक्ट का कोई डिवीजन किया भाई, इस सब्जेक्ट को मैं इतनी देर पढ़ूंगा, हाँ। इस दिन पढ़ूंगा, ऐसे कुछ किया? हाँ, तो मैंने सोचा कि सर कुछ रिकॉर्डेड वीडियोज़ या रिकॉर्डेड कोर्स की हेल्प लेनी चाहिए। तो मैंने जयपुर में एक कोचिंग है, इनोवेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स, जी। उससे मैंने रिकॉर्डेड कोर्स लिया था सर। और वो मनोज राजेरा सर है एक, वो खुद भी असिस्टेंट प्रोफेसर है पिछली वैकेंसी से सेलेक्टेड। तो उनसे मैंने बातचीत करी थी, वो मेरे मेंटोर थे इस पूरी जर्नी में। जी। और उन्होंने टेट सीरीज भी चलाई थी, तो मैंने उनसे हेल्प टेट सीरीज से ली और इधर कोर्स से लेके मैंने तैयारी करी थी सर। अच्छा, इंटरव्यू में आपको सबसे ज़्यादा हेल्प किसने की? मोक ने, मेंटोर ने, या गूगल मीट की इस डिस्कशन ने? दोनों पेपर में 5-5 6-6 सब्जेक्ट तो ऐसे थे जो मैंने नेट में सेट गेट तैयारी करी थी, उस टाइम भी अच्छे से पढ़ रखे थे, ग्रेजुएशन में पढ़ रखे थे, लेकिन कुछ टॉपिक्स मेरे लिए बिल्कुल नए थे। 10-15 मिनट में बोर्ड पे प्रैक्टिस करता था लिखने की, क्योंकि पहले तो राइटिंग भी नहीं सेट हो रही थी मार्कर से, फिर धीरे-धीरे राइटिंग सेट हुई और उससे मैंने बोर्ड में प्रैक्टिस करी थी, तो उसका मेरे को काफ़ी बेनिफिट हुआ। उस टाइम पे इंटरव्यू के टाइम पे मैंने लगभग 1 महीने गौर से अखबार पढ़ा, न्यूज़ का एनालिसिस भी थोड़ा-थोड़ा करा मैं कि क्या क्वेश्चन इंटरव्यू में बन सकते हैं इनसे, कौन सी न्यूज़ ज़्यादा चर्चा में चल रही है अखबार में, तो वो सब मैंने उस टाइम पे थोड़ा एनालिसिस करा। अच्छा अनुपम, एक बात और चलती है, जब इंटरव्यू देने जाता है ना, तो बच्चा ये सोचता है फलां बोर्ड रहा तो ठीक रहेगा, फलां बोर्ड आ गया तो थोड़ा ख़राब है, ये नंबर कम देगा। आपके दिमाग में ऐसी कोई बात थी? तो फिर मैम ने पूछा कि अभी बिहार में एसआईआर का मुद्दा चल रहा है, वोटिंग लिस्ट वाला, तो एसआईआर की फुल फॉर्म क्या है? यदि राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है मैथ्स का, कार। जेपीएच या नौकार, नौकार? इनको फॉलो करना। आप कितना मटेरियल पढ़ते हो, वो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि जो मटेरियल अपन पढ़ रहे हैं वो कम से कम याद तो हो, उसको एग्जाम में इम्प्लीमेंट तो कर पाए। प्रारंभिक शिक्षा नागौर जिले के घोड़ावन गांव से हुई। घर में शिक्षा का माहौल पहले से ही था, क्योंकि पिताजी, ताऊजी और चाचा जी सरकारी शिक्षक हैं। इसी प्रेरणा ने पढ़ाई को नई दिशा दी। 12वीं टैगोर शिक्षण संस्थान कुचामन से की, फिर डीयू से बीएससी पूरी हुई तो एमएससी आईआईटी दिल्ली से। यही विचार आया, क्यों न असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी की जाए। शायद नियति को यही मंजूर था। तभी इस सफर में मार्गदर्शक और सहयोगी भी मिलते चले गए। दिल्ली से लौटकर जयपुर पहुंचे और तैयारी की शुरुआत की। इस बीच कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी जिन्होंने भीतर तक झकझोर दिया, लेकिन हार मानना इनके स्वभाव में नहीं था। खुद को संभाला, फिर से उठे, पूरी ताकत के साथ तैयारी में जुट गए। नतीजा ये रहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2023 मैथ्स विषय में 18वीं रैंक हासिल की। आज हमारे साथ चर्चा के लिए उपस्थित है अनुपम गोदारा। तो आइए जानते हैं इनसे इनकी कहानी और तैयारी का तरीका। तो आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं बृजमोहन रामावत, टॉक विद बीएमआर में आपका स्वागत है। अनुपम, टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। आपको बधाई, शुभकामनाएं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं मैथ्स के। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या रैंक आई है? सर 18वीं रैंक आई मेरी। क्या बात है। और ये अटेम्प्ट कौन सा है? सर फर्स्ट ही अटेम्प्ट है मेरा। पहला अटेम्प्ट? बिल्कुल सर। इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले सर मेरी मास्टर्स हुई थी 2022 में। उसके बाद सर मैं नेट की और गेट की तैयारी कर रहा था उस टाइम पे। नेट कुछ कारण से मेरा नहीं हुआ, क्योंकि मेरा 2022 में एमएससी के तुरंत बाद ही एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं नेट की तैयारी नहीं कंटिन्यू कर पाया। उसके बाद ठीक होने के जस्ट बाद मेरे गेट का एग्ज़ाम आया था, तो उस टाइम मेरी गेट क्वालिफाई हो गया था। ऑल इंडिया रैंक थी मेरी 309 उस टाइम पे, 2023 में। 2023 की शुरुआत में, फरवरी में। और उसके बाद राजस्थान ने सरकार ने निकाला था सेट का नोटिफिकेशन, तो मैंने सेट की थोड़ी तैयारी करी थी और उस टाइम मेरा सेट भी क्वालिफाई हो गया, राजस्थान सेट। ये 23 में हो गया? 23 में हो गया मेरे शुरुआत में, और ये होते ही थोड़े टाइम बाद वैकेंसी भी आ गई थी और मैंने वैकेंसी की तैयारी शुरू कर दी थी। अच्छा, ये आपने पहली जॉब की तैयारी की या इससे पहले कुछ और तैयारी कर रहे थे? नहीं, मेरी ये जॉब की पहली तैयारी थी। इससे पहले आपने कोई तैयारी नहीं की? हाँ, मतलब गवर्नमेंट जॉब की कोई तैयारी नहीं करी थी। कुछ एंट्रेंस एग्जाम की जरूर तैयारी करी थी, लेकिन गवर्नमेंट जॉब की कोई थी। स्कूलिंग कहाँ हुई आपकी? स्कूलिंग सर मेरी प्राइमरी तो मेरे गांव में ही हुई, मेरे सर गवर्नमेंट स्कूल से। कौन सा गांव आपका? मेरा घोड़ारन गांव है सर।
नागौर जिले में। नागौर जिले में घोड़ारण गाँव। हम्म, वहाँ प्राइमरी स्कूल मेरी वहीं थी गांव में। उसके बाद नागौर से मेरी शारदावाल निकेतन स्कूल है नागौर में, तो 6th एंड 10th मेरी वहाँ हुई है। उसके बाद मैं कुचामण चला गया था 11th-12th के लिए। टैगोर शिक्षण संस्थान है कुचामण में, जी। वहाँ से मेरी 11th और 12th हुई है। 10वीं में स्कोर क्या था आपका? 10वीं में मेरा 78% थे। साइंस मैथ्स लेना है, हम्म, ये किसका निर्णय था? मेरा ही निर्णय था, क्योंकि मेरा मैथ में काफ़ी रुचि थी मेरे को, तो हम्म। मेरा ही निर्णय था ये। इंजीनियर बनना था या बस मैथ्स में रुचि है इसलिए मैथ्स लेनी है? मैथ्स में रुचि थी इसीलिए लेना। इंजीनियर का मेरा बिल्कुल कोई थॉट नहीं था मेरा। हम्म, मैथ्स में रुचि इसीलिए मैंने मैथ ली थी। तो आपने ये IIT जेई मेंस ये एग्जाम दिए थे 12th के बाद? मतलब एग्ज़ाम दिया था, लेकिन मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं करी थी इसकी। 12th के साथ दिए? 12th के साथ ही दिया था बस। 12th के बाद में गैप लिया या सीधा ही BSc में एडमिशन ले सीधा ही लिया? BSc में एडमिशन लिया था। 12th का स्कोर क्या था? मेरे 94.40% थे। तो आपने इम्प्रूव किया है 10th की बजाय। बिल्कुल। BSc कहाँ से हुई? फिर मेरे BSc मैंने रामजस कॉलेज है दिल्ली विश्वविद्यालय, वहाँ से मेरी BSc हुई। अच्छा, DU से हाँ, BSc हुई है। DU से सर। BSc के दौरान आपने कोई तैयारी की दूसरी कोई? BSc के शुरुआत के 2 साल मैंने सिर्फ BSc के सेमेस्टर एग्ज़ाम होते थे, उसी में पढ़ाई करी और कॉलेज को थोड़ा एंजॉय करा। हम्म, फिर मेरे को था कि उस टाइम में सेकंड ईयर लास्ट को मेरे को लगा कि मुझे प्रोफेसर बनना चाहिए, टीचिंग में जाना है उस टाइम पे प्रोफेसर वगैरह को देख के। तो मैंने सोचा भाई MSc करनी चाहिए। तो मैंने यूनिवर्सिटी देखी कहाँ से MSc अच्छी जगह से कहाँ से कर सकता हूँ। तो उसी टाइम मेरे IIT JAM का एंट्रेंस एग्ज़ाम आया और मेरे को अच्छा लगा कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं IIT से MSc कर सकता हूँ। तो मैंने JAM का एग्ज़ाम दिया और उससे मेरा IIT दिल्ली में एडमिशन हो गया। पहली बार में? हाँ, पहली बार मतलब मेरी रैंक 600 कुछ थी, तो मेरा एडमिशन नहीं हुआ उस टाइम पे। 600 कुछ रैंक थी मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, मेरा सेकंड अटेम्प्ट दिया, उसमें मेरी 200 रैंक आई और मेरा IIT दिल्ली में एडमिशन हो गया। MSc IIT दिल्ली से किया आपने? जी सर। अच्छा, DU से BSc करनी है, ये किसी ने सलाह दी या ये भी आपके दिमाग में आया कि नहीं मुझे तो दिल्ली जाना है? नहीं, उस टाइम में मेरे स्कूल में जो सर थे, पूरण सिंह जी रणवा और जगदीश जी कुलेरी, जो 12th में मेरे स्कूल में सर थे, उन्होंने दिया आइडिया कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय से करिए, वो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है BSc के लिए और आपका इजीली वहाँ एडमिशन हो जाएगा। तो फिर उनकी सलाह पे मैं दिल्ली विश्वविद्यालय गया। अच्छा, जो बच्चा दिल्ली जाता है वो UPSC की प्रिपरेशन करता है? मतलब सब तो नहीं करते, लेकिन इधर अपन ऑलमोस्ट करते हैं, मोस्टली करते हैं। आपके मन में ख्याल नहीं आया कि मुझे UPSC की तैयारी करनी चाहिए? नहीं, मेरे मन में ख्याल तो नहीं आया, लेकिन मेरे घर वालों ने बोला था शुरू में। मैंने कहा अभी मेरे को सब्जेक्ट पे कमांड करनी है, और फिर घर वालों ने मुझे पूरा सपोर्ट करा कि जो तुझे सही लगे वो तू निर्णय ले। तो उस यही था सर। उनका कोई प्रेशर नहीं था? प्रेशर, बिल्कुल प्रेशर नहीं था। आपका बिल्कुल UPSC की तरफ झुकाव नहीं था बिल्कुल और आपने तैयारी भी नहीं की? नहीं करी। अल्टीमेटली आपको टीचिंग लाइन में जाना था। हम्म, टीचिंग में आपको वैसे देखा जाए तो सबसे ऊपर की पोस्ट मिल गई, इससे ऊपर अब क्या? बिल्कुल सर। तो अभी ये आपका अंतिम गोल था या इससे ऊपर भी कुछ और है अभी? अभी तो सर ये अब फिलहाल तो यही गोल था, अब देखते हैं आगे सर। अभी तो यही गोल था, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का ही था मेरा। PhD करने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन उस टाइम मैंने सोचा कि उस नेट मिनिमम क्वालिफाई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो PhD साथ PhD अभी रहने देते, पहले जॉब को प्रायोरिटी दी मैंने, और अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि MSc करते ही जॉब लगने की, तो मैंने इसी की तैयारी करी सर। अच्छा, प्रिपरेशन के दौरान आपको लगा कि मैं पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर जाऊंगा? नहीं सर, ऐसा कुछ ज़्यादा तो नहीं लगा मेरे को। मतलब पहले था कि मैं तैयारी करूँगा तो लग जाऊँगा, लेकिन जैसे जैसे तैयारी कर रहा था तो थोड़ा ऐसे नेगेटिव थॉट्स भी आते थे बीच बीच में कि 53 ही पोस्ट है, क्या पता होए ना होए, बहुत कंपटीशन है। तो ऐसे थॉट्स तो आते थे, लेकिन टेस्ट सीरीज वगैरह देते थे, स्कोर सही आता था, फिर GK में भी थोड़ा सही रिदम बनने लगी, तो थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा कि अपन आराम से कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस था, लेकिन ये श्योर नहीं था कि सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि इसमें चरण ज़्यादा होते हैं। जैसे पहले GK का पेपर, सब्जेक्ट के 2 पेपर, उसके बाद इंटरव्यू, तो हर स्टेप में अपने आप को साबित करना था, सारे स्टेप मतलब सारे चरण में अच्छा करना था। तो एक प्रेशर भी था कि अगर एक भी पेपर या किसी भी स्टेज पे गड़बड़ हुई तो मैं बाहर हो जाऊँगा, मेरिट से बाहर हो जाऊँगा। वो डर तो था ही, लेकिन तैयारी थी तो अच्छी, तो कॉन्फिडेंस भी था कि हो सकता है। 53 सीट थी केवल? बिल्कुल 53 सीट। पेपर थर्ड कैसा हुआ आपका? सर पेपर थर्ड मेरा काफ़ी अच्छा हुआ। जैसा मैंने सोचा था उसके हिसाब से मेरी रणनीति मैंने बनाई थी, लगभग उतने ही मार्क्स मेरे आ गए थे। कितने आए? मेरे 35 के अराउंड मार्क्स। नंबर तो अच्छा है।
हाँ सर। इस पेपर की तैयारी कैसे की आपने? इसकी तैयारी सर मैंने सेल्फ ही करी और कुछ यूट्यूब वीडियो से हेल्प ली। सेल्फ में मैंने सर जैसे हम सब्जेक्ट वाइज बात करें इसमें, जी। तो पहला राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर आता है इसमें। उसकी सर मैंने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़े और साथ में दिशा 2020 पब्लिकेशन की बुक आती है जिसमें पिछले सालों के क्वेश्चंस आते हैं। उसमें दिशा 2020 बुक ने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी इसमें, हिस्ट्री और आर्ट कल्चर में स्पेशली। फिर स्प्रिंग बोर्ड की बुक जैसे सेकंड सब्जेक्ट आता है जियोग्राफी, राजस्थान जियोग्राफी, तो वो भी मैंने स्प्रिंग बोर्ड विजय सियाग सर की बुक से पढ़ा और साथ में दिशा 2020 की बुक थी मेरे पास। और फिर मैंने राजस्थान पॉलिटी की बात करें तो राहुल चौधरी सर हैं, जो सब इंस्पेक्टर है, उनकी बुक आती है, उनकी बुक आती है, उससे करी मैंने राजस्थान पॉलिटी। और इकोनॉमिक सर्वे आता है, वो मैंने विकास गुप्ता सर हैं, अभी सेरेमिक अकेडमी चला रहे हैं वो, उनके थ्रू करी। उनके यूट्यूब पे वीडियो थे फ्री में अवेलेबल और उन्होंने बुकलेट भी निकाल रखी थी, तो उससे करी। और करंट अफेयर्स था जो मैंने मोमल पब्लिकेशन की जो मैगजीन आती है उससे करी। आपने कुल मिलाकर के कितने समय तैयारी की पेपर थर्ड की? पेपर थर्ड की जैसे तैयारी सर जून के लगभग नोटिफिकेशन आया था और जनवरी 24 में एग्जाम हुआ था, अच्छा, तो लगभग 6 महीने तैयारी थी मेरी जीके की। और फिर क्या ना सर, सब्जेक्ट के पेपर का बीच में थोड़ा गैप आ गया था, तो लास्ट 1 मंथ मैंने पूरा डेडिकेटली इसी को ही दिया था। अच्छा, पेपर फर्स्ट और सेकंड यानी सब्जेक्ट की तैयारी कैसे की आपने? हाँ सर, सब्जेक्ट की तैयारी में जैसे 2 पेपर होते हैं और दोनों पेपर में 10-10 सब्जेक्ट थे हमारे। 10-10 में से मेरे मतलब दोनों पेपर में 5-5, 6-6 सब्जेक्ट तो ऐसे थे जो मैंने नेट में ऐसे टू गेट तैयारी करी थी, उस टाइम भी अच्छे से पढ़ रखे थे, ग्रेजुएशन में पढ़ रखे थे, लेकिन कुछ टॉपिक्स मेरे लिए बिल्कुल नए थे। जी। तो मैंने सोचा कि सर कुछ रिकॉर्डेड वीडियोज़ या रिकॉर्डेड कोर्स की हेल्प लेनी चाहिए। तो मैंने जयपुर में एक कोचिंग है, इनोवेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स, जी। उससे मैंने रिकॉर्डेड कोर्स लिया था सर। और वो मनोज राजेरा सर है एक, वो खुद भी असिस्टेंट प्रोफेसर है पिछली वैकेंसी से सेलेक्टेड, तो उनसे मैंने बातचीत करी थी, वो मेरे मेंटोर थे इस पूरी जर्नी में। जी। और उन्होंने टेट सीरीज भी चलाई थी, तो मैंने उनसे हेल्प टेट सीरीज से ली और इधर कोर्स से लेके मैंने तैयारी करी थी सर। पेपर फर्स्ट में नंबर कितने बन रहे? पेपर फर्स्ट में लगभग 52 नंबर बन रहे हैं सर। और सेकंड में? सेकंड में भी लगभग 50 बन रहे हैं, 49 या 50 है सर। अच्छा, टॉपर के कितने नंबर बन रहे हैं इस वैकेंसी? टॉपर मेरा दोस्त ही था, उसके तो बहुत ज़्यादा नंबर है, कट ऑफ से बहुत ज़्यादा। रिटर्न में उसके 160 नंबर हैं। क्या बात है! और कट ऑफ 150 गई है, उसके रिटर्न में 160 थे। अच्छा। 160। मेरा दोस्त ही, हम इंटरव्यू के साथ में तैयारी करते थे। इंटरव्यू की तैयारी कैसे की आपने? इंटरव्यू की सर मैंने मॉक इंटरव्यू ज्वाइन करे थे 2 कोचिंग में। एक तो मैंने ऑफलाइन ज्वाइन करा था, आइलर मैथ्स एकेडमी है जयपुर में, रविंदर सर है, उनके गाइडेंस में मैंने ऑफलाइन ज्वाइन करी थी। वहाँ मैंने 2 मॉक इंटरव्यू दिए थे ऑफलाइन। और जैसे मैंने बताया, मनोज राजेरा सर मेरे मेंटोर थे जी। वो, और अभिषेक सर है एक फिजिक्स के प्रोफेसर है पहले 2020 बैच के, मनोज सर भी 2020 बैच के हैं। तो इन्होंने ऑनलाइन प्रोग्राम चलाया था, तो मैंने इनका भी ज्वाइन करा था और 3 इंटरव्यू दिए थे और इन्होंने बढ़िया सा गाइडेंस दिया था मेरे को इंटरव्यू के लिए। और फिर हम 3 दोस्त थे, एक जितेंद्र कुमावत जिनकी फर्स्ट रैंक आई है, एक मेरे और दोस्त थे, अनफॉर्चुनेटली उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, उनके भी अच्छे नंबर थे। हम तीनों गूगल मीट पे आपस में डिस्कशन करते थे, वो एक क्वेश्चन पूछता, मैं क्वेश्चन पूछूंगा या वो क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसे हमने पैनल बना के तीनों ने आपस में तैयारी करी थी गूगल मीट से। अच्छा, इंटरव्यू में आपको सबसे ज़्यादा हेल्प किसने की? मॉक ने, मेंटोर ने या गूगल मीट की इस डिस्कशन ने? तीनों ने सर हेल्प करी मेरी। जैसे ऑफलाइन में गया तो मैं टीचिंग में मेरे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था मेरा, तो ऑफलाइन वहाँ गया तो मैंने बोर्ड पे पढ़ाया, सर से बातचीत करी, डिस्कशन करी, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, उन्होंने मेरे को मोटिवेट करा, तो ऑफलाइन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई। इधर सर ऑनलाइन में था, तो ऑनलाइन में भी मेरे को आंसर देने का मौका मिला, उन्होंने रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कराई, जो मैं आंसर देता था उनकी रिकॉर्डिंग दी, तो मेरे को पता चला कि मैं कैसे आंसर दे रहा हूँ, उससे भी मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा। और ऑनलाइन में ये था कि सर जितने भी मॉक इंटरव्यू होते थे ऑनलाइन में, सबकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा देते थे वो, ताकि क्वेश्चंस का कलेक्शन भी मिल जाता कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वो सेलेक्टेड प्रोफेसर्स थे जो हमारा मॉक इंटरव्यू ले रहे थे, तो वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछते थे और हम जिससे कलेक्शन मिल गया हमें, और हम रिकॉर्डिंग देखते थे और उस हिसाब से अपनी तैयारी करते थे। तो ऑनलाइन जो प्रोग्राम था उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। और दोस्तों से बात करते हैं तो वो भी अपनी जो कमी कोई बता नहीं पाता, वो दोस्त बताते हैं कि भाई तू यहाँ ले कर रहा है, थोड़ी और इम्प्रूवमेंट कर ले, तुझे थोड़ी इस पार्ट में ज़्यादा ज़रूरत है। तो तीनों से मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। इंटरव्यू बोर्ड किसका था? मंजू शर्मा का बोर्ड था मेरे। और सबसे पहले मेरे को जाते ही मैम ने बोला बैठ जाइए, उसने इशारे से ही बोला बैठिए, तो मैंने थैंक यू बोला। फिर मैम ने बोला कि आर यू कंफर्टेबल, अपन स्टार्ट कर सकते हैं। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। मैम ने एकेडमिक रिकॉर्ड बताया, मेरा इंट्रोडक्शन दिया, मैम ने खुद नहीं दिया। और
फिर मेरे को पूछा हॉबी क्या आपकी, तो मैंने क्रिकेट बताई। तो मैम ने पूछा क्वेश्चन कि अभी एक कंट्रोवर्सी चल रही है एक मैच को लेके, वो कौन सा मैच है? एशिया कप आने वाला था उस टाइम पे, इंडिया पाकिस्तान का मैच था। जी। तो मैम ने पूछा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आपका ओपिनियन बताइए। फिर मैम ने पूछा आप अखबार डेली पढ़ते हो क्या? मैंने बोला मैम कोशिश करता हूँ डेली पढ़ने की। तो फिर मैम ने पूछा कि अभी बिहार में एसआईआर का मुद्दा चल रहा है, वोटिंग लिस्ट वाला, तो एसआईआर की फुल फॉर्म क्या है? तो मैंने उस टाइम पे मैंने न्यूज़ में पढ़ रखा था, तो मैंने फुल फॉर्म बता दी। फिर मैम ने बोला कि अभी जयपुर में कृत्रिम बारिश कराने की कोशिश चल रही थी, वो कहाँ कहाँ पे थी वो जयपुर में? फिर बोला कि वो अभी सक्सेसफुल हुई कि नहीं हुई, उसके बारे में पूछा। उस टाइम पे वो सक्सेसफुल नहीं हुई थी, मेरा 18 अगस्त को इंटरव्यू था। बाद में हुई थी। हाँ, हम्म, और 17 अगस्त को ही न्यूज़ में कुछ आया था कि इसके बारे में, तो मैंने वो पढ़ रखा था, तो मैंने इसका अच्छे से आंसर दे दिया। फिर मैम ने वो टैरिफ का भी उस टाइम पे काफ़ी मुद्दा चल रहा था, उसके बारे में पूछा। फिर मैम ने प्रोफेसर्स को हैंड ओवर कर दिया। प्रोफेसर्स से मेरे को पूछा कि आप क्या पढ़ के आए हो सब्जेक्ट में? तो मैंने 4-5 सब्जेक्ट बताए, तो उन्होंने डायरेक्ट मेरे को बोर्ड पे भेज दिया। उन्होंने कोई टॉपिक नहीं दिया पढ़ाने के लिए, उन्होंने बस बेसिक क्वेश्चंस पूछे मेरे से, जिनको मेरे को बोर्ड पे एक्सप्लेन करना था। तो यही मेरा इंटरव्यू था सर। कितनी देर चला? ऑलमोस्ट 20 मिनट चला होगा सर, इतना तो चला था। सॉरी कितने सवालों में बोला? सॉरी मैंने मंजू शर्मा मैम को भी 1-2 बार बोला, और एक प्रोफेसर थे, वो तो उनको तो मैंने सॉरी नहीं बोला। एक प्रोफेसर थे जो काफ़ी उम्र-दराज थे, वो क्वेश्चन पूछ रहे थे तो काफ़ी धीरे बोल रहे थे, तो मेरे को सुनने में भी थोड़ी दिक्कत आ रही थी। मैंने 3-4 बार उनको सॉरी भी बोला, और 2-4 क्वेश्चंस में मैंने सॉरी भी बोला। अच्छा, वहाँ पर आपकी धड़कनें बढ़ी कि नहीं बढ़ी? शुरुआत में मेरी धड़कनें बढ़ी थी, लेकिन जैसे ही मैम काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट करा मैम ने, तो उन्होंने कॉन्फिडेंस बिल्ड ही करा मेरा, तो मुझे नॉर्मली वो बात कर रहे थे, तो फिर मेरा धीरे-धीरे सही हो गया। जब तक मेरा मैथ के क्वेश्चन आने शुरू हुए, तब तक मैं नॉर्मल हो गया था। बोर्ड पर कितनी देर काम किया आपने? 5 से 6 मिनट तो ये मंजू शर्मा मैम का चला था। उसके बाद लगभग 12-15 मिनट बोर्ड पे चला था। सारे क्वेश्चन बोर्ड बोर्ड पे थे। की ज़्यादा आपको प्रैक्टिस थी नहीं? ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी घर पे बोर्ड से करी थी प्रैक्टिस। छोटा बोर्ड में लाया था, वो घर पे था मेरे वहाँ जयपुर में, तो उससे मैंने 10-15 मिनट में बोर्ड पे प्रैक्टिस करता था लिखने की, क्योंकि पहले तो राइटिंग भी नहीं सेट हो रही थी मार्कर से, फिर धीरे-धीरे राइटिंग सेट हुई, और उससे मैंने बोर्ड में प्रैक्टिस करी थी, तो उसका मेरे को काफ़ी बेनिफिट हुआ। मंजू शर्मा मैम ने करंट सवाल पूछे सारे। करंट के सारे अखबार में जो न्यूज़ चल रही थी ना, वही पूछी मेरे को। तो अखबार पढ़ने का खूब फायदा हुआ आपको? बिल्कुल, बहुत फ़ायदा हुआ। मैं अखबार पढ़ता था, और मैंने यूट्यूब पे भी हिंदू एनालिसिस करके वीडियोज़ भी देखता था मैं, ताकि कुछ करंट का जो मुद्दा चल रहा हो, क्या पता मैम कौन-सा अखबार पढ़ती हो। तो अपन तो यहाँ दैनिक भास्कर पढ़ रहे थे, लेकिन मैम क्या पता कोई इंग्लिश अखबार पढ़ती हो, तो इसलिए मैंने हिंदू एनालिसिस, उसकी भी कटिंग्स यूट्यूब पे मैं एनालिसिस देखता था, जो करंट में मुद्दे चल रहे हैं, ताकि मैं आंसर कर पाऊँ उन्हें। अखबार कब से पढ़ रहे हो आप? अखबार वैसे हम डेली उठते ही चाय के साथ अखबार ही पढ़ता था वहाँ तैयारी के टाइम पे, लेकिन इतना गौर से नहीं। हेडलाइंस पढ़ ली, स्पोर्ट्स में मेरी रुचि थी तो स्पोर्ट्स पेज पढ़ लिया, ऐसे करके बस। उस टाइम पे इंटरव्यू के टाइम पे मैंने लगभग 1 महीने गौर से अखबार पढ़ा। न्यूज़ का एनालिसिस भी थोड़ा-थोड़ा करा मैं, कि क्या क्वेश्चन इंटरव्यू में बन सकते हैं इनसे, कौन-सी न्यूज़ ज़्यादा चर्चा में चल रही है अखबार में, तो वो सब मैंने उस टाइम पे थोड़ा एनालिसिस करा। अच्छा अनुपम, एक बात और चलती है, जब इंटरव्यू देने जाता है ना, तो बच्चा ये सोचता है फलां बोर्ड रहा तो ठीक रहेगा, फलां बोर्ड आ गया तो थोड़ा ख़राब है, ये नंबर कम देगा। आपके दिमाग में ऐसी कोई बात थी? सर उस टाइम पे चर्चाएँ तो खूब होती थी, तो थोड़ा बहुत तो कभी-कभी दिमाग में आता था कि यार ये बोर्ड ना आ जाए, वो ना आ जाए। लेकिन इंटरव्यू का मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था आरपीएससी में, तो अब मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक नया बच्चा है जिसको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है मैथ्स से, वो कब से तैयारी शुरू करे? वो जैसे पहली बात तो सर उसको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अच्छे से करनी चाहिए, कि उस टाइम पे अपन को काफ़ी अच्छा टाइम रहता है, और अपन कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में मैथ को नहीं पढ़ा, तो फिर काफ़ी आप मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अब जो बच्चे आ रहे हैं, जैसे हमारे साथ भी काफ़ी स्टूडेंट्स जो सेलेक्ट हुए हैं मेरे साथी, तो वो दिल्ली विश्वविद्यालय या आईआईटी से काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए इस बार। तो वो बच्चे जब आ रहे हैं, वो बहुत अच्छे से पीजी और यूजी पढ़ के आते हैं, तो उनके कंसेप्ट अच्छे होते हैं, तो उनके साथ कॉम्पीट करना आपको, और या फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, तो आपको बीएससी और एमएससी की बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। उसके बाद आपका उसके साथ-साथ ही आप थोड़ी बहुत तैयारी कर सकते हो कॉम्पिटिटिव के हिसाब से। एमएससी के साथ ही अगर आपकी अच्छी सब्जेक्ट के कमांड हो जाती है, तो आपका नेट वगैरह क्लियर हो जाता है, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन चाहिए हो जाती है। उसके बाद अगर वैकेंसी का भी रहती है सर, वैकेंसी कभी लेट हो जाती है, कभी मेरे तो अच्छा ही मैं इस वर्ष की अच्छी कृपा थी कि टाइम पे वैकेंसी भी आ गई थी। तो वो वैकेंसी के अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड करना चाहिए। जी।
जैसे मेरे को तो 1.5 साल लग गए थे तैयारी में, वैकेंसी आई उसके लगभग 1.5 साल मिल गए थे एमएससी की बात। अच्छा, इसके लिए कोई बुक रेफरेंस करी आपने? हाँ सर, जैसे इधर राजस्थान यूनिवर्सिटी और जैसे अगर जयपुर की राजस्थान यूनिवर्सिटी है और इधर बीकानेर में भी जैसे महाराजा यूनिवर्सिटी है गंगा सिंह, इधर जो बुक चलती है ना जिन पब्लिकेशन की, लगभग पेपर का सेट पेपर बनाने का जो तरीका होता है इन बुक्स से ही बनाया जाता है, लगभग इनको ही फॉलो किया जाता है जी। तो जैसे यहाँ पे 2 पब्लिकेशन चलते हैं, जेपीएच पब्लिकेशन और नवकार पब्लिकेशन। तो हमारे जो मेंटोर थे सर मनोज राजेरा जी, उन्होंने मुझे कहा था कि इन बुक्स को पढ़ना है, लगभग इन्हीं बुक्स के क्वेश्चंस के पैटर्न पे पेपर बनता है। तो मैंने जेपीएच पब्लिकेशन और नवकार की मिक्स करके वो पढ़ी थी। कुछ बुक्स जेपीएच की अच्छी आती है, कुछ नवकार की अच्छी आती है, तो वो बुक ही पढ़ी थी। जो डिस्क्राइब करो। जैसे सर फर्स्ट पेपर के लिए लगभग जेपीएच की अच्छी आती है। इसमें सर ऐसा है कि अभी तो लगभग दोनों बराबर सी होगी, क्योंकि नवकार में पहले यह था कि वो हर टॉपिक के पीछे एमसीक्यू क्वेश्चन देते थे। अभी जो जेपीएस नई पब्लिकेशन निकाल रही है वो भी अब एमसीक्यू देने लगी, तो लगभग बराबर सी है, मैटर लगभग बराबर सही है। यदि राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है मैथ्स का, कार। जेपीएच और या नवकार, नवकार, इनको फॉलो करना। इन दोनों में से किसी की किताबें एक को पढ़ फॉलो लो। कर लो, लगभग सेम ही कंटेंट है दोनों का। और पेपर थर्ड के लिए आपने पहले बता ही दिया था। बिल्कुल सर। आपने उसके लिए कोई बुक प्रेफर करी पेपर थर्ड के लिए? बुक नहीं, मतलब नोट्स ही पढ़े थे, क्योंकि मेरे को था कि मैं समय पहली कम बार था। पढ़ रहा हूँ, समय का मैं अगर मैं ज़्यादा बुक में उलझ गया तो मैं कोर्स कंप्लीट नहीं कर कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। और सबसे ज़्यादा सर उसमें रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है। आप कितना मटेरियल पढ़ते हो वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो मटेरियल अपन पढ़ रहे हैं वो कम से कम याद तो हो, उसको एग्जाम में इम्प्लीमेंट तो कर पाएँ। तो उसके लिए रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने मेरे स्टडी मटेरियल को बहुत ही लिमिटेड ही रखा, तो जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर पाया, जो मेरे मैक्सिमम हेल्प हुई मेरी एग्जाम हॉल में। आपने समय प्रबंधन कैसे किया? समय प्रबंधन सर, मेरे पास और कुछ काम नहीं था पढ़ने के अलावा, तो मैं मॉर्निंग में लगभग 6 बजे उठता था, चाय वगैरह पीता, थोड़ा न्यूज़पेपर देखता, फिर नहा धो के मैं लाइब्रेरी चला जाता 8 बजे तक। मेरा फर्स्ट शेड्यूल रहता 8 से 12 बजे मॉर्निंग में, जिसमें जीके और थोड़ा 2-3 घंटे में जीके पढ़ता, फिर सब्जेक्ट पढ़ता। फिर मैं खाना वाना खा के लगभग 2-2:30 बजे वापस मैं लाइब्रेरी चला जाता। 2-2:30 बजे से 5-6 बजे तक मैं वापस पढ़ता, फिर मैं थोड़ा पार्क में घूमता, फिर वापस 1-2 घंटे पढ़ता, फिर घर चला जाता, फिर खाना वाना खा के कुछ वीडियोस देख ली यूट्यूब पे, क्लास देख ली, ऐसे करके फिर मैं सो जाता। ऐसे मेरा डेली शेड्यूल यही रहता लगभग मेरा। सब्जेक्ट का कोई डिवीजन किया, भाई इस सब्जेक्ट को मैं इतनी देर पढ़ूंगा, हाँ, इस दिन पढ़ूंगा, ऐसे कुछ किया? हाँ ऐसे सर, क्योंकि 2 पेपर थे, काफ़ी लेंथी सब्जेक्ट था, सिलेबस था, तो मैंने मतलब ऐसे अपनी लिस्ट बना ली थी कि मेरे लिए कौन से टॉपिक हार्ड हैं, कौन से मैंने पहले पढ़ रखे हैं जिनको मैं ईजी हैं, ऐसे मैंने बना लिया था लिस्ट। तो मैं ईजी को भी टाइम देता था और हार्ड को, और जो बिल्कुल ज़्यादा हार्ड लगते थे उनको मैं सिर्फ आधा घंटा देता था। आधा घंटा आज पढ़ लिया, कल उसका रिवीजन करूँगा, फिर आगे आधा घंटा और उसमें कुछ ऐड कर लूँगा। ऐसे मैंने जो बिल्कुल हार्ड थे मेरे लिए, और ईजी टॉपिक को भी मेरा ऐसा था कि छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये मेरे लिए ज़्यादा स्कोरिंग हो सकता है सब्जेक्ट, और हार्ड वालों को भी मैं ज़्यादा छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि वो भी मेरे को बहुत अच्छे करने थे, क्योंकि सीट्स कम थी, स्कोर तो सारे सब्जेक्ट में करना तभी स्कोर होगा। तो मैंने ऐसे डिवाइड करके अच्छे से साइकिल बना के पेपर्स को तैयारी करी, दोनों पेपर्स की। अच्छा, आपका मन था कि मुझे टीचिंग लाइन में जाना है, जी तो आपने असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी की। प्लान बी बनाया आपने? एमएससी करने के तुरंत बाद तो नहीं बनाया प्लान। फिर जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे को ऐसा लगा कि अगर बाई चांस ना हो तो कुछ मेरे पास ऑप्शन तो होना ही चाहिए। एक तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ अच्छे से, तो सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स में मैं कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लूँगा। दूसरा, फिर मैंने 1 साल गैप हो गया था, लेकिन मैंने उस टाइम पे बीएड स्टार्ट करी मैं कहा बीएड कर लेता हूँ, और इधर जो मैथ पढ़ रहा हूँ वो सेम ही सिलेबस है, फर्स्ट ग्रेड में स्कूल लेक्चरर में, तो मेरे दिमाग में सिर्फ स्कूल लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर था, इन दोनों में से एक जॉब करनी है। तो मैंने उस टाइम पे बीएड स्टार्ट कर दी, तो मैंने बीएड करी सर से, ऑप्शन बी के लिए स्कूल लेक्चरर। अच्छा, बच्चों को प्लान बी रखना चाहिए या नहीं? सर प्लान बी तो परिस्थिति पे डिपेंड करता है, और सबकी सरकारी जॉब तो लग नहीं सकती, क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट आती है, तो उनको कुछ ना कुछ प्लान बी ऐसे रखना चाहिए, अपने स्किल्स को डेवलप करना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं। अगर बाई चांस अगर लक अच्छा नहीं हुआ और जॉब ना लगी, मेहनत करने के बाद भी बहुत लोगों की नहीं लगती है। मेरा दोस्त है जिसके मेरे से भी 2-4 नंबर ज़्यादा ही थे मैथ में, को उसका एंट्री में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गई और वो कंपटीशन से बाहर हो गया। तो ऐसा आपको प्लान बी तो रखना ही चाहिए, अगर बाई चांस गवर्नमेंट जॉब में नहीं हुआ तो कुछ ज़िंदगी में अच्छा कर पाएँ। हालांकि तैयारी का समय आपका बहुत शॉर्ट था, कम समय में तैयारी की और आपका सिलेक्शन हो गया। हाँ। फिर भी कई बार
नेगेटिव ख्याल आते हैं, बिल्कुल सर, बच्चा डिप्रेशन में जाता है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? बिल्कुल सर, नेगेटिव थॉट्स तो ऐसे थोड़े बहुत कभी-कभी आते थे कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं गवर्नमेंट जो इसमें नहीं हुआ, ये मेरा ड्रीम था, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं क्या करूँगा? ऐसे थोड़ा बहुत, लेकिन फिर ऐसा भी लगता था कि मैं सब्जेक्ट पढ़ ही रहा हूँ, कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लूँगा। पापा का खूब सपोर्ट था कि तू पढ़ अच्छे से, कोई तेरे तो कोई टेंशन लेनी नहीं है। और फिर मैं मनोज राजेराजी सर है मेंटर, जैसे ही मेरे कुछ नेगेटिव थॉट्स आते थे, मैं उनको कॉल कर लेता था। 10-15 दिन, 20 दिन से उनसे एक बार बात हो ही जाती थी। तो वो मोटिवेट करते थे, तो ज़्यादा डिप्रेशन वाली कोई तो बात आई नहीं मेरे तैयारी में। और थोड़े बहुत नेगेटिव थॉट्स तो हर किसी को आते ही हैं, चाहे कुछ भी काम करो, वो तो जॉब लगने के बाद भी आ जाते हैं, जी। तो वो तो है ही। आपने कहा पिताजी ने खूब सपोर्ट किया। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मेरे गवर्नमेंट अध्यापक हैं। आपको ये प्रेरणा वहाँ से तो नहीं मिली कि मुझे भी टीचिंग में जाना है? शुरू में था, टीचर देखते थे, आस-पास टीचर ही थे, मेरे घर में 3 टीचर हैं। हुँ, मेरे ताऊ जी भी टीचर हैं, मेरे चाचा भी टीचर हैं हुँ, और पापा भी थे। तो टीचिंग का तो था ही शुरू में। फिर इतना प्रोफ़ेसर का नहीं सोचा था मैंने। हुँ। प्रोफ़ेसर का मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय जाने के बाद ही सोचा था। अच्छा, भाई वगैरह परिवार में और कौन है? मेरे 2 बड़े भाई हैं। एक भाई ने सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है और उनकी बिल्डिंग टेस्टिंग मटेरियल की लैब है जयपुर में। अच्छा। और उनसे छोटे जो भाई है वो नर्सिंग ऑफिसर है, हुँ, मकराना में उनकी पोस्टिंग है अभी। हुँ। और मैं सबसे छोटा भाई मैं ही हूँ। और मेरी मम्मी सर गृहिणी है। परिवार आपका पढ़ा लिखा है। हाँ सर, हुँ, पढ़ाई का माहौल पूरा मिला आपको बिल्कुल सर, पूरा हुँ, बचपन से। और फ्रीडम भी मिली कि आपको जो करना हाँ, है वो करो। कभी फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर नहीं आया। हुँ, उनको मतलब बिल्कुल मेरे पर बहुत भरोसा था कि ये जो निर्णय लेगा उस पे कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेगा। तो मेरे को भी ये था कि घरवालों ने इतना भरोसा किया है, तो उनके भरोसे पे खरा उतरना है। उनको ऐसा ना लगे कि हमने इसको फ्रीडम दी रही है, कुछ पढ़ाई-वढ़ाई करी नहीं इसने। तो वो चीज़ें मेरे दिमाग में थी। वो कभी, जैसे मैं मेरे भैया के पास ही रह के पढ़ाई करी थी मैंने जयपुर में। जी। तो भैया ने कभी मेरे को 2 साल बिल्कुल मेरे को कभी नहीं पूछा कि कैसी चल रही है पढ़ाई। उनको मतलब इतना मेरे पे भरोसा था कि ये फालतू में नहीं घूम रहा, पढ़ाई करता है बिल्कुल, तो इतना सपोर्ट था। हुँ, पापा भी ज़्यादा कॉल नहीं करते थे कि पढ़ाई कैसे चल रही है, पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा तू? वो सिर्फ़ इतना ही करते थे हफ्ते में 1-2 बार कि कैसा है तू, पढ़ाई सही चल रही है? बस इतना ही पूछते थे, प्रेशर कभी नहीं डाला। अच्छा, आपने एक बात कही कि बहुत सारे मोमेंट होते हैं, यदि एक मोमेंट भी खराब हो गया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा बिल्कुल सर, और आपके दोस्त के साथ ऐसा हुआ भी। बिल्कुल। जो नए बच्चे तैयारी करने वाले हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे कि उनका मोमेंट खराब नहीं हो? देखो सर, वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है उस टाइम पे। हुँ, लेकिन अपन खुद की तरफ से पूरी 360 डिग्री एनालिसिस करके हर सिचुएशन की, तो अपनी तरफ से अपन पूरी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन वो तो अपनी तरफ से तैयारी पूरी कर सकते हैं और ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना कि हो नहीं होगा तो क्या होगा। दिमाग में आए तो आप अपने मेंटर या अपने जिसको भी आप मानते हो उनसे बात कर लीजिए, थोड़ा वापस मोटिवेट हो जाइए, थोड़ी-सी पॉजिटिविटी रखें एनी टाइम। तो मुझे लगता है कि अब फिर जो होना है वो तो होना ही है। ऐसा करके अपन टाल भी सकते हैं। ऐसा मैं ऐसे ही सोचता था हुँ, कि जो होगा सो होगा। नेगेटिव थॉट्स आते थे, किसी से बात कर लेता, फिर वो कहता है कि अपन अपन तो मेहनत ही कर सकते हैं, जो होगा सो होगा, तो हुँ। फिर पॉजिटिविटी भी आ जाती थी। हर आदमी के जीवन में खुशी के पल भी आते हैं और दुःख के पल भी आते हैं। आपके जीवन में ऐसे कोई पल आए? जी, बिल्कुल सर आए। जैसे जब मैंने तैयारी शुरुआत करी थी जयपुर में, जी। तो उस टाइम पे मेरा एक रोड एक्सीडेंट भी हो गया था। सुबह-सुबह मैं कहीं जा रहा था और एक गाड़ी ने मेरे को टक्कर मार दी थी। ओह! और उस टाइम पे मेरे पैर में काफ़ी कट लग गया था, लगभग 30 टाँके आए थे मेरे पैर में। अच्छा। तो उस टाइम लगभग मैं 2 महीने बेड रेस्ट पे रहा था हुँ, और पढ़ाई डिस्टर्ब हुई? पढ़ाई डिस्टर्ब हुई सर, बिल्कुल हुई। 2 महीने बेड रेस्ट पे ही था, मैं उठ नहीं सकता था, मेरे भाई वगैरह मेरे को उठा के ले जाते थे। उस टाइम पे सर मैंने जयपुर में था, तो एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती था मैं पूरे दिन। तो पहले तो सोचा घर पे ही जाएँगे, फिर मैंने और मेरे भाई ने डिसाइड करा कि जब तक सही नहीं होंगे पापा-मम्मी को बताएँगे ही नहीं। क्योंकि अब एक पूरा चेकअप वगैरह करा लिया था, हड्डी-वड्डी नहीं टूटी थी, तो मैंने बोला अब सही हो जाएँगे, तो पापा-मम्मी को एक बार नहीं बताते हैं, जब सही होंगे तब सीधा घर ही जाएँगे। तो हमने उस टाइम पे पापा-मम्मी को भी नहीं बताया था कि मेरा ऐसा एक्सीडेंट हो गया है। हुँ, और मेरे भाई और मेरे भाभी ने मेरा बहुत ख़्याल रखा और उस टाइम पे 2 महीने ये हुआ था सर। हुँ। और घर में बताया नहीं? घर पे मदर-फादर को नहीं बताया फिर? नहीं बताया नहीं, हुँ, क्योंकि घर में उस टाइम पे कज़िन वगैरह की शादी भी आने वाली थी, तो मैं नहीं चाहता था कि माहौल ख़राब होए घर का। क्योंकि वो दूर बैठे रहते हैं, टेंशन होती है। दादी जी भी थे मेरे गाँव में, तो उनको भी टेंशन होए फालतू में। हुँ, जो हो गया सो हो गया, ये करके हमने बताया भी नहीं घर पे। जब मैं तैयारी कर रहा था, उस टाइम पे मेरा सबसे ख़ास दोस्त, उसकी डेथ हो गई थी। जो मेरे अच्छा। सबसे दुःख का टाइम था उस टाइम पे मेरे को।
जो ज़िंदगी में एक ऐसे झकझोर सी झटका सा लगा था ज़िंदगी में ओह! कि अब आगे क्या? ऐसा लगा कि तैयारी करके क्या ही करूँगा मैं? ज़िंदगी का क्या भरोसा? अगले पल क्या हो जाए? तो उस टाइम वो टाइम काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। क्या तो हुआ था उनको? उनको सर एक अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था उनके, तो उसमें सर इन्फेक्शन हो गया था और रिकवरी हुई नहीं। रिकवरी हो नहीं पाई तो उनकी। कब की बात है ये? ये सर जून 2023 की बात है, जून लास्ट अच्छा, में। आप इसकी एपी की तैयारी कर रहे थे उसी हाँ, दौरान की उसी बात दौरान उसी टाइम लगभग वैकेंसी आई थी और मैं तैयारी कर रहा था, मैं जयपुर था और वो ऐसा लगा कि अब मैं तैयारी करके क्या ही करूँगा? ज़िंदगी का क्या भरोसा? फिर उस दौरान मेरे पापा मेरे को लगभग डेली कॉल करते थे कि बेटा उनकी फैमिली के बारे में भी सोच, वो भी तो उनको भी तो जीना पड़ेगा, तो ईश्वर के आगे कोई नहीं है, अपन क्या कर सकते हैं? और मनोज राजरा सर से भी मैंने उस टाइम पे बात करी थी, उन्होंने भी कहा अनुपम देख अपन क्या ही कर सकते हैं, भगवान की जो मर्ज़ी है उसके आगे अपन की थोड़ी चलती है, ज़िंदगी में आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। तो उस टाइम काफ़ी मेरे नेगेटिव थॉट्स आते थे, मैं लाइब्रेरी जाता, लाइब्रेरी से मैं पास में एक पार्क था उसमें जाके बैठ जाता, काफ़ी टाइम तक पढ़ाई नहीं हुई थी मेरी उस दौरान। ऐसी सिचुएशन में परिवार वालों की बहुत नीड रहती है और हाँ, आपके परिवार ने खूब खूब सपोर्ट किया। सपोर्ट किया। उस टाइम जैसे पापा सप्ते में 1-2 बार कॉल करते थे, लेकिन उस टाइम पे डेली कॉल करते थे। उनको पता था कि इनकी दोस्ती गहरी थी, वो मेरा छोटा भाई की तरह था। हमारे पड़ोसी है नागौर में और जब से वो छोटा सा था तब से हम साथ ही थे। आपकी जो दोस्त वाली जो सिचुएशन थी उससे आप अभी तक भी बाहर नहीं निकले हो, पर धीरे धीरे चीज़ें समय के साथ आदमी भूलता भी है और यदि आदमी को सरवाइव करना है तो भूलना पड़ता है, बिल्कुल, नहीं तो आदमी उससे आगे बढ़ नहीं पाता, डिप्रेशन में चला जाता है, फिर बहुत सारी चीज़ें दूसरी हो जाती है। आपका परिवार साथ रहा और आपको इन सब चीज़ों से बाहर ले आए। बिल्कुल सर। आपका कोई कोटेबल कोट है? हाँ सर, है। ये जो मैंने इंस्टाग्राम बायो पे भी लगा रखा है मेरे, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। शायद दिनकर जी की कविता से लिया गया है ये। मतलब कि अपन मेहनत करते जाएँ, हमेशा हार्ड लक तो नहीं होगा, कभी तो कभी किस्मत साथ देगी। तो एक ये दिन मैं तो किस्मत किस्मत खुलेगी। साथ देगी तो मेहनत करते जाओ, देखते हैं आगे क्या होता है। बस यही था मेरा। आपकी तो पहली बार ही किस्मत खुल गई। हाँ, वो सर किस्मत थी अच्छी, हाँ। मेहनत काम आ गई पहली बार में ही। ईश्वर की कृपा थी, माता-पिता, गुरुजनों का आशीर्वाद था। जी। अच्छा, प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको आप क्या सलाह देना? उनको तो यही सलाह दूँगा कि पहले तो अपना एक गोल या प्रायोरिटी तय कीजिए कि आपको क्या बनना है। उसके अकॉर्डिंग अपनी मेहनत कीजिए क्योंकि सब कुछ मेहनत से ही होना है। मेहनत करोगे तो किस्मत भी अपने आप बनेगी और खूब मेहनत करने से हो जाता है, जो मैंने मेहनत करके देख लिया है, तो हो जाएगा। अगर आप जो भी गोल तय करो, उसकी अच्छी रणनीति बनाओ और खूब मेहनत करो। मेहनत का परिणाम मिलता है। बिल्कुल मिलेगा। हुँ, एक बार नहीं, किस्मत एक बार रूठ जाएगी, 2 बार रूठ जाएगी, हमेशा नहीं रूठेगी। हुँ। मेहनत से ज़रूर किस्मत बदलेगी। तो अनुपम, आपको ढेर सारी पुनः बधाई, शुभकामनाएँ। आप हमारे यहाँ पधारे, आपका बहुत-बहुत आभार। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने इनवाइट करा।